लास्ट टाइम का होता है, पहले लास्ट टाइम का पढ़ा। अच्छा, वर्क का टॉपिक हमने पढ़ लिया था, मगर वर्क के बाद पावर स्टार्ट किया नहीं, पावर स्टार्ट वो नंबर हार्मोनिक और बेस और साउंड ऑप्टिक्स का भी कंप्लीट है सर। ऑप्टिक्स में लेंसेज के बाद नहीं आ रहा। अच्छा, लेंसेज के बाद वाला नहीं है, वो अब सेंड कर रहे होंगे, आ जाएगा। अच्छा, कैटेगरी का मैंने डाला है, पहले पैटर्न डाला था, उसके बाद बेस का डाला। कौन रहा है भाई? बेस का डाला है, उसमें वेव का टॉपिक आएगा, मतलब एक लेक्चर जो है वो पूरा बीच में से लेते हैं, पूरा पोर्शन हो जाएगा क्या? हाँ, आवाज आती है मेरी यहाँ हमारे लेक्चर अच्छा भाई, जो पावर का टॉपिक है वो तो खैर बहुत छोटा सा टॉपिक है। पावर के सारे फैक्टर्स वर्क वैल्यू फैक्टर्स, क्योंकि पावर बेसिकली वर्क है और पावर के लिहाज से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ठीक है। पावर के बारे में इस तरह से बताया जाता है ना कि भाई एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, भाई बात नहीं करिए, एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या, वो स्पीड है। एक सेकंड का डिस्टेंस कवर स्पीड। एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, वो बेसिकली वेलोसिटी है। एक सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन है। इसी तरह से एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या, बेसिकली करंट है। एक सेकंड में जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है। एक सेकंड में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है। इसी तरह से एक सेकंड में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन इन 1 सेकंड बेसिकली पावर कहलाता है। क्लियर? तो भाई थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। द वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। क्लियर? और मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए इसका पूरा फॉर्मूला बनाते हैं ना, और फॉर्मूला क्या था कि भाई पावर का फॉर्मूला यूनिटरी मेथड के लिहाज से क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, सिंपल वर्क अपॉन टाइम। वर्क जो है वो किसके बराबर है, एफ एफ कॉस थीटा के डिवाइड बाई टी, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें जो एफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ना कि एस जो है वो किसके बराबर होता है, बेसिकली वी टी के। एस बराबर है वी टी के। टी से टी कैंसिल कर दिया तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ टी कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा। अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो भाई ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर होता है। एफ एस कॉस थीटा लिखा हो तो एफ डॉट एस के बराबर होता है। अगर एफ बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो सिंपली एफ डॉट बी के बराबर है। ठीक है? यानी पावर की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर। जैसे हम कहते हैं ना कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर। क्लियर? अब पावर के लिहाज से अगर हम इसका यूनिट लिखते हैं तो बाय कंडीशन वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। मतलब यूनिट बनता है जूल्स अपॉन सेकंड, और ये जूल्स अपॉन सेकंड साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग बेसिकली वॉट के बराबर होता है। क्लियर? अब ये वॉट के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई इसके जो मल्टीपल है, वैसे तो बहुत सारे कन्वर्जन है, मगर वो कन्वर्जन जो हमारी बुक में दिए है, सिलेबस का पार्ट है, प्री इंजीनियरिंग वालों को तो नहीं मगर प्री मेडिकल वालों को कन्वर्जन याद होने चाहिए। ठीक है? जिस तरह से हम कहते हैं कि पावर का एक और मल्टीपल यूनिट है एचपी, ये इसका है 46 वॉट के बराबर है। ये एसआई में या एमकेएस का कन्वर्जन। ठीक है? और एसपीएस के लिहाज से एक और कन्वर्जन था जो फुट इंटू टाइम अपॉन सेकंड था। ये कितना था, 530। ठीक है? मतलब कहीं से भी अगर पावर कैलकुलेट करनी है, कोई थ्योरी का पेपर नहीं है कि भाई ऐसा ही सिस्टम में आंसर पूछे। एप्टीट्यूड टेस्ट है भाई, किसी भी सिस्टम में बुक के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम में आपसे आंसर पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर कन्वर्जन करना हो तो भाई बहुत सिंपल सी बात है
कि अगर वॉट से HP में जाना है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 746, और अगर फुट इनटू पाउंड अपॉन सेकंड से HP में आना हो तो फिर करते हैं डिवाइडेड बाय 550, डिवाइड बाय 550 से हम सिंपली HP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो कन्वर्जन याद होने चाहिए, क्लियर। इसी तरह से जो फॉर्मूला है पावर का वो क्या है, SP cos थीटा, यानी ये जो थीटा है ये बेसिकली फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल, क्लियर। यानी अगर एंगल 0 डिग्री है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी तो ऐसे केस में जो पावर है वो पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और ये वाली कंडीशन है ना कि भाई अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो इसका मतलब है ऐसे केस में पैरेलल वाली कंडीशन है और पावर जो है वो मैक्सिमम है, क्लियर। और अगर एंगल यहां पे 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो बेसिकली cos 90 0 होता है ना, तो cos 90 0 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अगर एंगल 90 है बिटवीन FND तो पावर की वैल्यू या पे मिनिमम या पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये सिचुएशन सेम वर्क वाली सिचुएशन है ना कि भाई वेलोसिटी तो ऐसे या लेफ्ट से या फॉरवर्ड या बैकवर्ड या हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। मगर अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और एंगल जो है या फिर 90 डिग्री के बराबर बन रहा है तो इसका मतलब है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 है और ऐसे केस में कोई वर्क नहीं होगा, जैसे अभी भी नहीं हो रहा। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि भाई हम अपनी जगह से अगर बैठे हुए भी होते हैं तो हमारी फोर्स मतलब हमारा वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा हो, फोर्स डाउनवर्ड है, मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होनी है, इसलिए किसी किस्म की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो वर्क या पावर दोनों जो है वो 0 हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है। और इसमें जो कंबाइंड एमसीक्यूज आते हैं इसके लिए वर्क और पावर के कंबाइंड एमसीक्यू, इसमें सिर्फ MD-CAT वालों के लिए एक कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 1 माइल कितने फीट के बराबर होता है। इसी लिहाज से 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है या 1 माइल कितने मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो याद होनी चाहिए प्री मेडिकल वालों को, क्योंकि प्री मेडिकल वालों के फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू भी आते हैं, याद नहीं है। थैंक यू, तो भूल गया। 1 माइल इज इक्वल टू डैश किलोमीटर 1 पॉइंट, और जब 1.6 है तो उसका मतलब है 1 माइल में अगर मीटर देखे जाए तो कितने होने चाहिए, 1600 मीटर जो है उसमें होने चाहिए, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग में जब इसकी कैलकुलेशन कहीं पे करनी होती है तो माइल्स पर आवर से कन्वर्ट करना होता है हमें मीटर पर सेकंड में नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई बाय 1600 और डिवाइडेड बाय 3600 कर दें तो पूरी वैल्यू क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही माइल पर आवर से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन करना, माइल पर आवर से किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1.6 और कोई कन्वर्जन नहीं करना। माइल्स पर आवर से किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना, माइल पर आवर से किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना, फिर क्या करेंगे, अगर सिर्फ आवर से मिनट में जाना है ना सेकंड में जाना होता तो फिर तो 3600 से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कुछ जगहों में प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, वरना ज्यादातर जगहों पे प्री मेडिकल वालों के लिए कन्वर्जन जो है वो नेसेसरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो भाई ये तो पावर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें। इसके बाद टॉपिक है एनर्जी का। एनर्जी के टॉपिक में एमसीक्यू किस तरह के आते हैं, या तो एमसीक्यू आते हैं ब्लॉक डायग्राम वाले एमसीक्यू, और वही हमने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं किए गए तो उसमें थोड़ा सा एक
कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है, एक लिंक डेवलप करके फिर उसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। प्लॉट डायग्राम किस तरह की है, एनर्जी से रिलेटेड पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं कि भाई एनर्जी होती क्या है, कितना कैपेबिलिटी और एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से आसान तरीन चैप्टर में चैप्टर 7 है। कैपेबिलिटी और एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत किसी भी इंसान में या किसी भी मशीन में चलाती है एनर्जी, मतलब उसमें एनर्जी है, कम है, वर्क स्लो कर रहा है, उसमें एनर्जी नहीं है, वर्क ही नहीं कर रहा। हो सकता है पीछे वाला फैन नजर नहीं आ रहा, हो सकता है उसमें एनर्जी ज्यादा हो, जगह तेज कर रहा है। तो किसी भी मशीन या किसी भी इंसान को वर्क करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज बेसिकली एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी से रिलेटेड अगर आपके पास कहा जाए कि द टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर, लिखिएगा नहीं, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स होती है ना एनर्जी, सोलर एनर्जी। देखिए पढ़ना एप्टीट्यूड टेस्ट में पढ़ना अलग बात है और पेपर अटेंड करना अलग बात है, तो दोनों का बहुत दूर दूर का ताल्लुक थोड़ा सा है। ऐसा जैसे वो नहीं होता कि हम कुछ बेवकूफ लोग होते हैं वो ताल्लुक बनाते हैं पढ़ाई का और पैसे कमाने का, पढ़ाई का और पैसे कमाने का, पढ़ूंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, बेकार की बात, कोई ताल्लुक नहीं है। उसके हल्का सा कहीं ना कहीं ताल्लुक है, कम पढ़ोगे तो भाई थोड़े से कम पैसे, ज़्यादा पढ़े ज़्यादा पैसे। मार्केट का क्राइटेरिया ये है ना, पढ़ाई का पैसे कमाने से ताल्लुक ही नहीं है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विंड एनर्जी, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, इसमें से ऑट फाइंड आउट करना, इसमें से ऑट फाइंड आउट करने के ऑट क्या है। टाइप्स ऑफ एनर्जी में तो सभी लग रहा है कि भाई सभी टाइप्स ऑफ एनर्जी, मगर इसमें ऑट कौन सा, सोलर काइनेटिक, कंफर्म क्यों ऐसे ही लग रहा है भाई काइनेटिक है तो काइनेटिक। ये भी एमसीक्यू सॉल्व करने का एक और तरीका ये भी होता है, कभी कभार आंसर लग रहा होता है सही होता है ना, सराउंडिंग में लोग ये सही है वो नहीं हो, और अक्सर जो है वो सही भी निकल आता है। वो सिक्स सेंस हम यूज करें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, बड़े लोग हैं क्योंकि लॉजिक तो नहीं पता, किसी को लॉजिक पता है कि और क्यों है भाई काइनेटिक एनर्जी, हाँ मूवमेंट से आती है, तो मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। कुल रमजान चल रहे हैं, सुखा लगाओ मुसलमानों, सब लोग मिलकर टिक्के लगा रहे हैं। भाई आंसर ये सही है, सिर्फ वजह क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो दरअसल टाइप ऑफ एनर्जी थोड़ी है, बाकी सब टाइप्स ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी कहलाती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एनर्जी की टाइप है। तो भाई ऐसी गलती मतलब होती तो हुई नहीं आप लोगों से, लोग सही बोल रहे, पता होना चाहिए क्यों। तो भाई काइनेटिक और पोटेंशियल ये मैकेनिकल एनर्जी की सब ब्रांचेस मतलब सब टाइप होती है, ये डायरेक्ट जो है वो टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी के लिए वर्क वाला यूनिट इस्तेमाल होता है, सबको पता है। एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट क्या जूल, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। साथ साथ लिख देते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना रहे कि भाई कोई भी एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है वो जूल भी होता है। और मेडिकल वाले हैं तो 4 साल पहले मेडिकल के पेपर में एक एनर्जी कन्वर्जन आया था। एनर्जी कन्वर्जन बड़ा सिंपल था, लोग बोलते हैं उसके लिए भी साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, वो पता नहीं क्या कैसे चाहिए होता है। उसमें लिखा हुआ था 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल। और आंसर दिया कि भाई एमसीक्यू के लिहाज से ऑप्शन ए है
जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, आंसर में चेंज कर दिया अंदर के नन ऑफ क्योंकि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। तो भाई ये आया वाला एनडीएस के पेपर का आया वाला एमसीक्यू है, प्री मेडिकल वालों के लिए आपसे आ रहे। अब एनर्जी में एक काम करते हैं, पहले काइनेटिक और पोटेंशियल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम्स क्या है एनर्जी कन्वर्जन के लिहाज से। कोई डैम है तो उससे एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीजें अलग से डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक का पता है, ऑल्टरनेटिव नेम क्या रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग एनर्जी, या पोजिशनल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रेस्टिंग एनर्जी क्या है, पोजिशनल एनर्जी क्या है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। जरा 2 मिनट रुक गए फिर बोर्ड पे देखते हैं। अब ये पोजीशन चेंज करने से अगर एनर्जी आ रही है तो वो क्या बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड की टेस्टिंग के लिए छोटा सा चार्ज बाहर की तरफ रखा हुआ था, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे रखा हुआ है तो उसमें वर्क करने की कोई सलाहियत नहीं है, सवाल कोई नहीं। द मिनिमम डिफरेंस, मेरे ख्याल में दाऊद के पेपर का आएगा एमसीक्यू है, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्टिंग चार्ज एंड मेन चार्ज इज डैश। मिनिमम डिफरेंस जो है उन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए। टेस्टिंग चार्ज सिंबल क्या होता है, तो याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, उसे लिखा हुआ नहीं। टेस्टिंग चार्ज का Q0 और मेन चार्ज के लिए, सोर्स चार्ज के लिए सिंबल क्या होता है Q। डिफरेंस इसलिए आपको बताया गया था कि मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1:10, 1:100, 1:1000 या फिर 1:10,000। The minimum difference between testing charge and source charge will be that कम से कम डिफरेंस टेस्टिंग चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में कम से कम डिफरेंस कितना होना चाहिए। ज्यादा हो भाई बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम डिफरेंस कितना होना चाहिए ये चीज पूछी गई थी। थाउजेंड्स, मिलियन, ट्रिलियन, अच्छी बात है, मगर 1:100 का मिनिमम डिफरेंस जो है वो होना लाजमी है। अब इस टेस्टिंग चार्ज को अगर हम फील्ड के अंदर यहाँ पर लाके छोड़ दें तो क्या होगा, मूव करके बाहर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो भाई ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, एक छोटा सा मैग्नेट बाहर की तरफ रखा हुआ है, इसको फील्ड से बाहर रखें, वर्क करने की कोई सलाहियत नहीं, मगर फील्ड के अंदर ले आए और उसके बाद आके छोड़े तो क्या होता है, मूव करके फिर से बैकवर्ड जाता है। यानी मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी, स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी को फोर्स लगाई, स्प्रिंग स्क्रैच हो गया और बॉडी मूव करके आगे चली, आगे ले जाके छोड़े पलट के वापस आएगी। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो कौन सी होती है, इम्बैलेंस फोर्स, जिससे बॉडी पलट के वापस आती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है।
और जिस पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ सरफेस पे रखे, मूव करा के ऊपर ले, और यहां तक लाके तो अगर ड्रॉप कर रहे तो क्या होगा? बॉडी मूव करके वापस आएगी, वापस क्यों आएगी? ग्रेविटी की वजह से वापस आएगी। मतलब ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और अगर इसे फील्ड से ही बाहर ले लें, फील्ड से बिल्कुल बाहर ले लें, तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है कि कैलकुलेशन तो कंफर्म हो ही नहीं सकती। ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? mgh के। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर कॉपी करें, फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, लॉस डायग्राम्स पढ़ते हैं, और फिर पावर और एनर्जी के जो कंबाइंड एमसीक्यूज होते हैं फिर उनकी तरफ।
डाउट में सेकंड ईयर में दिया डाउट के फॉर्म में ना फिर वो था सेकंड ईयर में डाला वो घंटा फर्स्ट ईयर में डाला तो उसी जगह तुमने बना डाउट ड्रेस में कर लिया उसका तो ड्राइंग ही और मोबाइल से अरे यार लैपटॉप से सभी में वेबसाइट वीडियो कॉल की मैंने तो ये ड्राइव कर रहा हूँ अरे मैं ऐसे ही मैं कैश भी कर रहा हूँ मतलब सही वाला देखिए अपने बुके सही हो गया अरे यार मेरा भी हो गया वो उन्होंने बोला फर्स्ट में लास्ट मेरा नाम सही है फर्स्ट में तो बहुत जरूरत है तुम्हारा वही किया फर्स्ट में वो उसमें सही है एडमिट कार्ड आया यही तो मतलब हमने अब तो एडमिट कार्ड आ गया हो जाता है ना क्योंकि आपको एडिट कर लो और अभी मैं अपनी नाम से मेरा शादी नहीं नाम तो वैसे नाम सही है वो गलती हो जाती है हमारे एडमिशन हो रहा है जाके सर देखो मैं दिखाना बोल रहा है क्योंकि वो एडमिट कार्ड क्योंकि ये तो टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए ये हमारी पहले जो रजिस्टर करे तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर जगह डाल करें अपना एक हो गया सेकंड किया नहीं और हाँ नक्शा में गाड़ी वाले डिपार्टमेंट के डिजाइन में उनका बहुत दिया और जैसे यहाँ का हेड हुआ है मैंने देखा था अभी ये 4 को हो जाएगा जैसे मेरा तो 4 को फिर 1 हफ्ता लगेगा रिजल्ट लेकिन देखिए हमारा पेपर है फिर 1 हफ्ता लगेगा फाइनल मेरिट तो जब तक उसकी फाइनल मेरिट चलिए रेडी को दिया है रेडी को 1 हफ्ता तो दोनों 1-2 दिन से आगे पीछे हो गए ऐसा ना हो पहले बंद कर देते नहीं फिर लोग कितना एक हफ्ते बाद क्यों 1 हफ्ते बाद हम लोग गाड़ी पर तो फिर ये कंप्यूटर पे करना पड़ेगा जब तक गाड़ी का कंप्यूटर पे देंगे ना उनका अगले दिन आ जाएगा तो पेपर से देंगे उनका 1 हफ्ते बाद हमेशा पेपर देने से होगा वो क्या नहीं बहुत सारे
खोलोगे ना उसके अंदर ना इतना अच्छा बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था। एक वेट का पोर्शन और दूसरा जो है चैप्टर 8-10 के एंड वाला पोर्शन, इनके पास नहीं मिलते डिफ्रैक्शन वाला था उसके बाद मतलब 3 लेक्चर मिलते वो है माइनस सिलेंडर के बाद 3 लेक्चर मिलते इसका मतलब है। तो तीसरा लेक्चर तो मैंने नहीं देखा, अभी 2 लेक्चर जो आप लोगों ने बताए थे ना वो तो मैंने देख लिए, तो इनके पास से मिलते हैं। तो मैं फिर से सेंड कर देता हूँ और वो आज ही सेंड करवा देंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी चीज है मगर इस्तेमाल बहुत ज्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी एप्टीट्यूड टेस्ट में। कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी या स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन चेंज करने से बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी या पोजिशनल एनर्जी या फिर जो है वो रेस्टिंग एनर्जी कहलाती है। और वर्टिकल मोशन में वर्क और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। कि वर्टिकली एक बॉडी को मूव करा के ऊपर की तरफ लेके जा या किसी पर्टिकुलर शेल्फ में ले जाके रख रहा है, कोई बात नहीं करिए। यहाँ पे एक शेल्फ है और इस शेल्फ की जो हाइट है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 मीटर्स के बराबर है। बॉडी का मास है यहाँ पे 10 kg और बॉडी को शिफ्ट किया है इस पर्टिकुलर शेल्फ में और पूछा जा रहा है कि भाई वर्क डन कितना होना चाहिए। तो वर्टिकल वर्क है ना, तो वर्टिकल वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh। ठीक है, मतलब मास कितना हो गया 10, g की वैल्यू अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो 9.8 और नहीं अलाउड तो इसका मतलब है 10। ठीक है, और h की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 2, ये कितना हो गया 100 पर मिनट, कितना हो गया 200 जूल। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी सिंपली यहाँ पे 200 जूल के बराबर है। ठीक है, या फिर वर्टिंग में कुछ इस तरह के एमसीक्यू दिए जाते हैं, पर्टिकुलर स्टेयर में नंबर ऑफ स्टेयर गिवन है, एक स्टेप की हाइट गिवन है, कोई मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो बताइए कि पावर, अगर टाइम गिवन है तो पावर कितनी होनी चाहिए, अगर टाइम नहीं गिवन तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह की कुछ कंडीशन थी कि नंबर ऑफ स्टेप, एक स्टेप टूट गया, नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक स्टेप की जो हाइट है वो हाइट गिवन है तकरीबन 0.5 मीटर के बराबर, एक स्टेप की हाइट है 0.5 मीटर। ठीक है, और कोई शख्स है जो कि मूव करके यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मास गिवन है 100 kg, तो इसमें वर्टिकली जब अपवर्ड जाएगा तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वर्क डन कितना होगा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये चीज पूछी जा रही है। ठीक है, तो बाय कंडीशन अगर वर्क पूछा गया तो वर्क के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से फॉर्मूला क्या होना चाहिए, mgh। इसका मास कितना था 100, g की वैल्यू कितनी हुई 10 और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 3.5, मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1000 इंटू 3.5 कितना हो गया 35,000 जूल के बराबर, मतलब कैलकुलेटर की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम भी गिवन है कि टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 2 मिनट्स के बराबर, देन अब मालूम करें कि पावर यूटिलाइज जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्टिकल वर्क है तो भाई वर्टिकल वर्क तो mgh के बराबर हो गया। अब दोनों चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी, दोनों चीजें प्री इंजीनियरिंग वालों से उस सूरत में पूछी जाती हैं जब कॉलम दिए हुए होते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉलम और पावर का कॉलम। ठीक है, और वर्क का भी कॉलम दिया हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के,
और उसमें ऑप्शन बना के दिए, तो उसके लिए आपने देखना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और वर्क तो बराबर बराबर हो, सिर्फ पावर के लिए कैलकुलेशन डिफरेंट करनी पड़ेगी। और उसमें अगर सब कुछ दिया हुआ है तो फिर तो डायरेक्ट डिवाइड बाय टाइम करना है, क्योंकि वर्क आ चुका होगा, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी। और अगर सिर्फ पावर ही पूछा गया है किसी एमसीक्यू में, तो भाई मास कितना हो गया था इसका 100, जी की वैल्यू कितनी हो गई थी 10 या -10? 10। फ्री मूवमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मगर बाय फोर्स मूवमेंट में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइट कितनी हो गई 2 और टाइम कितना हो गया 120 सेकेंड के बराबर। मल्टीप्लाई डिवाइड करें और कैलकुलेट करके पावर निकालें। और ये प्री इंजीनियरिंग वालों के लिहाज से ऑप्शंस जो है वो फॉर एग्जांपल एचपी में गिवन है, अब ऑप्शन भी एचपी में दिया है, तो भाई वॉट से एचपी में कैसे आते हैं? डिवाइड बाय 746 कर दे, हमारे पास यहाँ पे पावर इन एचपी भी इजीली कैलकुलेट हो सकती है। अगर आंसर दिए होते फुट इंटू पाउंड अपॉन सेकंड में, फुट इंटू पाउंड अपॉन सेकंड में, ठीक है, तो इसके बाद अगर फुट्स इंटू पाउंड अपॉन सेकंड में ऑप्शन दिए गए होते तो फिर ये करते चलो इसको डिवाइड तो करें, सॉल्व करें, आंसर निकालें। क्योंकि वॉट से डायरेक्ट एचपी का कन्वर्जन अभी तक हमने नहीं किया है, वॉट से फुट इंटू पाउंड अपॉन सेकंड का कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं किया है। इसको पूरा कन्वर्ट करके एचपी में लेके इसमें फुट इंटू पाउंड अपॉन सेकंड में लेके जाते हैं। जरा इसको कैलकुलेट करके बताएं पावर पहले कितनी है, प्री इंजीनियरिंग वाले कैलकुलेट करें। 746 से डिवाइड नहीं करिएगा अभी सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी हाइट कुछ और, सॉरी हाइट 3.5 और फिर डिवाइड बाय 120 कितना 29.1 पावर की वैल्यू सही है ना? अच्छा डिवाइड बाय 746 करके पावर को एचपी में कन्वर्ट करें, पॉइंट 03 आगे बस 9, आजकल 90 का फैशन नहीं है। अच्छा कहीं पे भी अगर फुट्स इंटू पाउंड अपॉन सेकेंड से एचपी में जाना होता है तो करते क्या? डिवाइड बाय 550 करते हैं। और अगर एचपी से फॉर एग्जांपल फुट्स इंटू पाउंड अपॉन सेकेंड में आना हो तो क्या करेंगे? रिवर्स कन्वर्जन करेंगे। रिवर्स कन्वर्जन का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 550 करेंगे। तो इस वैल्यू को भी अगर ऑप्शंस के तौर पर पूछा गया फुट्स इंटू पाउंड अपॉन सेकेंड में कितना होना चाहिए, तो आगे मल्टीप्लाई बाय 550 कर दिया जाए तो मेरी पावर फुट इंटू पाउंड अपॉन सेकेंड में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब कन्वर्ट करके बताएं। 21.5 ठीक है। तो भाई अगर घुमा फिरा के भी कन्वर्जन पूछे जा रहे हैं तो सॉल्व करने तो आने चाहिए। अच्छा इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सिंपल चल रही होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? The energy is stored in a body by virtue of its position, sorry, by virtue of its motion. Kinetic energy या dynamic energy, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। इसके सरसैयद में जिस तरह के एमसीक्यू आते हैं वो पेपर द्वारा देखिएगा, मास को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मास वेलोसिटी दोनों को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगी? सेम कैसे रहेगी? मतलब यार 8 टाइम बी के ऊपर स्क्वायर है। मोमेंटम होता ना तो मास वेलोसिटी डबल करने से मोमेंटम 4 टाइम बढ़ता। अब ये भी चीज उल्टा रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि अगर मास वेलोसिटी डबल कर रहे हैं और एक फिजिकल क्वांटिटी 4 टाइम बढ़ रही है तो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? रिवर्स करके एमसीक्यू पूछा जाता है, उसमें आंसर लीनियर मोमेंटम है। मगर अगर इस तरह की सिचुएशन कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो भाई मास वेलोसिटी सिर्फ मास डबल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम बढ़ेगी।
सिर्फ वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाए, और अगर दोनों का डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 8 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाए। कुछ लोग होते हैं पता नहीं इस तरह के, दुनिया में तो हज़ारों के लोग होते हैं, तो वो हाफ को भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई हाफ तो पहले भी था, तो हाफ बाद में थोड़ी आया, तो भाई हाफ का मतलब तो 0.5 कॉन्स्टेंट को छोड़ दें। सिर्फ ये देखेंगे भाई मास वेलोसिटी को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट आते हैं इस तरह के एमसीक्यू। अब यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आती है ब्लॉक डायग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही बचपन से चला आ रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एमसीक्यू चेंज कर, वो जो एक चैप्टर नंबर 14 बहुत पहले की बात है, चैप्टर नंबर 14, उसमें एक ई बाय रेशो था, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन मेथड। जे थॉमसन मेथड में एनर्जी कंपैरिजन मेथड जो है उसका आंसर सही नहीं आता था, एनर्जी कंपैरिजन मेथड से आंसर सही नहीं आता था। उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूरी वर्क डन के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती थी, कौन से एनर्जी लॉसेस थे? थर्मल लॉसेस। थर्मल लॉसेस मतलब वहां पे लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों की डेवलपमेंट की, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी दोनों की डेवलप हो रहे होते हैं। क्योंकि जब बिल्कुल डार्कनेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो स्पार्किंग हो रही होती है। स्पार्क होने का मतलब है लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी की वजह से कुछ इनविजिबल लाइट एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में जो है सिस्टम में एब्जॉर्ब भी होती जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। लॉस ऑफ एनर्जी आ रहा है, गेन ऑफ एनर्जी है, जो भी है ये लॉ हर जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या वर्क एनर्जी इक्वेशन के ऊपर एप्लीकेबल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या वर्क एनर्जी इक्वेशन, याद है ना वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या थी कि डाउनवर्ड में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। अपवर्ड मोशन हो रहा है तब भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो क्या उस कंडीशन से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है या नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डाउट खत्म करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दुनिया में हर जगह पे एप्लीकेबल है, दुनिया में हर जगह पे एप्लीकेबल है। कोई भी कंडीशन बना के कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कंडीशन इस तरह की बना देते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डैम, अब डैम में हब डैम ही समझिए, आजकल तो पता ही है इसका स्पेल है, पानी जो है फ्लो करके नीचे की तरफ आ रहा है। ये हम डैम से पानी आता है ना हमारे ज़्यादातर, और लोग उसको दिखा भी रहे हैं, स्विमिंग विमिंग कर रहे हैं, तो अब वही पानी घरों में आ रहा है, तो उससे वजू भी कर रहे हैं, कुछ लोग वही पानी पी भी लेते हैं। असल मतलब ये कोई प्रॉब्लम था नहीं, मगर इंसान किस चीज़ से डाउटेड ना हो। डैम के ऊपर वॉशरूम वगैरह भी नहीं होते तो इंसानों पर तो परेशान होना चाहिए, हद बनता है। नीचे लगाया हुआ टरबाइन, टरबाइन के आगे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर के आगे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ ट्रांसफॉर्मर। और इसके आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ बनाया हुआ है एक घर, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, फैन से विंड एनर्जी आ रही है। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम देनी है। ब्लॉक डायग्राम क्या भाई, कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, मिस नहीं करना है।
ऐसी ब्लॉक डायग्राम, दो ब्लॉक्स दिए हुए खाली और ऑप्शन में पेयर बना बना के दिए हैं कि भाई इसमें कौन सी एनर्जी आनी चाहिए। पहले वाले में स्पेसिफाइड का है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जनरेटर को टरबाइन में चलाने के लिए। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी जनरेटर से, फिर घरों में जाके विंड एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है बीच में, परेशान करने के लिए लगाया, कल बता क्या लिखे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ते हैं, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से एनर्जी ट्रांसफर मतलब एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता, एनर्जी बढ़ रही होती, स्टेप डाउन होता है, एनर्जी कम हो रही होती, मगर वो ट्रांसफार्मर एनर्जी की टाइप को चेंज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई फैन में, फैन से डायरेक्ट विंड एनर्जी थोड़ी निकली लाइट की तरफ। पहले फैन में मूवमेंट आई मतलब काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी के बाद जो है फिर इसमें से विंड एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है। तो ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरह से आंसर देना आना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई सोलर प्लेट्स लगी हुई तो ये बताया गया कि कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की छत से यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगी हुई, अब सोलर प्लेट्स के थ्रू यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको बिल्डिंग को सप्लाई कर रहा है। अब सोलर एनर्जी से जो कन्वर्जन हुए हैं उनकी ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम में बताया जा रहा है बिल्डिंग में जो है वो ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी हुई है और ट्यूबलाइट से लाइट एनर्जी इमिट हो रही है, मतलब लास्ट तो हमारे पास क्या हो गई लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है, बेसिक लाइट एनर्जी। इससे पहले जिस सन से एनर्जी आ रही है वो लाजमी सी बात है बेसिक सोलर एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अब क्या है, इसको भी लाइट लिख सकते थे, सोलर का भी मसला नहीं है, लाइट एनर्जी एक ही बात। मिड पे जो एनर्जी आ रही है उसका नहीं पता। अब एक ब्लॉक डायग्राम और बनाएंगे, दो ब्लॉक मिलेंगे, क्योंकि लाइट के बाद वो एनर्जी खत्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो बोले दो ब्लॉक इलेक्ट्रिकल इसमें क्या देखिए कोई नई चीज नहीं है वही चीजें जो कि हमारी सराउंडिंग में और कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है, मगर एक सीक्वेंस में सोचना इसके बारे में ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है और इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर फिर इन सारी चीजों को सोचना होता है और डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई सब लोग? यहाँ तक आगे चैप्टर 7 हो गया खत्म। 3 लेक्चर्स का मुझे आप लोगों ने बोला, एक लाइट का लेंसेज के बाद वाला पोर्शन, एक जो है वो चैप्टर 9 का डिफ्रैक्शन रेटिंग वगैरह का जो पोर्शन है, एंड का डिफ्रैक्शन रेटिंग और न्यूटन रिंग वगैरह वो में से है, और वेव्स का पोर्शन में से है। ये 3 लेक्चर मैं लो तो अभी ट्रांसफर करवाता हूँ, मेरे पास होंगे कहीं नहीं, और फिर ये आप लोग इंशाल्लाह आज ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग वीक में अब जब क्लास होगी तो सिर्फ प्रॉब्लम्स निकाल के लाइएगा, मतलब क्या पढ़ेगा मैंने यही तो बात हो रही है कि लेंसेज की बात वाला जो क्वेश्चन है वो भी एक लेक्चर है। तो कमिंग वीक में जब आएंगे, अगर कोई लेक्चर रह गया, जो कि रहेगा नहीं इंशाल्लाह, अगर रह गया तो हम वो लेक्चर करेंगे, वरना ऐसा होगा नहीं। अगर उस वक्त तक होगा ना तो मैं इतनी देर इतना आगे आपको नहीं लेके जाऊंगा, नहीं भी मिला रिकॉर्ड करके भेज दूंगा।
ट्रांसफर करवा दो, ठीक है? क्योंकि भाई अब जो है ना वो ऐसा ऐसा करके नई चीज पढ़ने वाला टाइम खत्म है। अब तो बैठे और बैठ के भाई सुबह से लेकर रात तक बस एमसीक्यू सॉल्व करते रहे पागलों की तरह। अब तो ये वाला टाइम है, तो इस टाइम से अब सुकून से बैठिएगा। बस कमिंग वीक में जो कुछ प्रॉब्लम हो ना उसमें प्रॉब्लम लेकर आइएगा, क्योंकि अभी और चीज भी आएगी मार्केट में, पता नहीं अभी तक इन्होंने किया नहीं है, क्योंकि ये हर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज वाले ना अपने टच कराते हैं और उसमें इतने गलत एमसीक्यू देते हैं कि हर साल लोग परेशान होते हैं। तो आप लोग भी वो टैक्स देंगे, पॉलिटिकल पार्टी वाले करा रहे होते हैं, उसमें आप लोग भी परेशान होते हैं। करीब बता ये ट्रेंड है हमेशा, ठीक है? एमसीक्यू भी गलत दिए हुए होते हैं यहाँ पे। तो वो एमसीक्यू भी मसला कर रहे हैं, वो जो भी एमसीक्यू मसला कर रहे हैं तो हम एमसीक्यू लेकर आते हैं और जो भी चीज़ है मतलब उनको डिस्कस करेंगे, राजनीतिक बातें कुछ आगे नहीं होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम एमसीक्यू सॉल्विंग करेंगे, बस और कोई काम नहीं इसमें रफ वैल्यूज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया गया कि भाई अगर हमने मास को डबल कर दिया तो बताइए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में यूनिट परसेंट चेंज है। इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपने मास अज्यूम कर लिया 2, वेलोसिटी अज्यूम कर ली 2, मोमेंटम दे दिया 4 आ गया, काइनेटिक एनर्जी देखी 8 आ गया, ठीक है? अब मास को डबल करके देखा कि मास को डबल करने से अब मोमेंटम क्या हो गया, या फिर पहले कितना था 2 था, पहले 4 था, अब क्या हो रहा है अभी 8 आ गया। तो मोमेंटम में कितना 50% इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का 8 आई, मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 15 आ गई, उसमें भी कितना इंक्रीमेंट आ रहा है 50% आ रहा है। अब इस तरह के एमसीक्यू बैठ के ऐसे सॉल्व करिए, तो मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, वरना आप को भी मिला के सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज पता चलेगा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है। इसको लेकर सॉल्व